वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम लोग एनक्लस सॉन्डर्स का थ्योरी क्लासेस पढ़ रहे थे, जो बहुत ज़्यादा टफ बुक है, जिसकी लैंग्वेज मतलब बुक टफ नहीं है, कंटेंट टफ नहीं है, बट उसकी लैंग्वेज जो है वो टफ है, तो उसको ईज़ी से ईज़ी बना करके हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे, वाइटल साइंस और लेबोरेटरी। ठीक है, तो उसके बारे में लेबोरेटरी वैल्यू के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोग देखे थे, हम लोग देख लिए थे, टेम्परेचर देख लिए थे, फिर पल्स रेस्पिरेशन देख लिए थे, पल्स देख लिए थे। अब हमारा फोर्थ नंबर का वाइटल साइन में जो है वो हमारा है ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर में क्या है कि आज हम लोग पढ़ेंगे तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, फिर उसके बाद से हम लोग पेन, जो लास्ट दो बच गए हैं हमारे वाइटल साइंस के, उसके उसको हम डिस्कस करेंगे। बिना किसी देरी का चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती होगी, मेरी कंटेंट अच्छी लगती होगी, मेरे नोट्स अच्छे लगते होंगे। मैंने बहुत मेहनत करके ये नोट्स कलेक्ट किए हैं और बनाए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द मुझे 500 सब्सक्राइबर पहुंचा दीजिए। आपके सपोर्ट से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे नोट्स को पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ सपोर्ट में बने रहें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो हमारा ब्लड में जब भी हमारे आर्टरी में जो ब्लड, हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, तो जो वो जब एक नॉर्मल रेंज के बाद जो हाई हो जाता है, वो एक्सर्टेड वॉल जो होता है हमारा, वो उसके थ्रू से जो हमारे प्रेशर आता है उसे कहते हैं हम ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, रीमेन होता है किसमें, आर्टरी विद द वर्टिकल्स रिलैक्स एक्सर्टेड। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या होता है कि रीमेन होता है आर्टरी में। एक मिनट। ब्लड प्रेशर क्या होता है कि रीमेन होता है आर्टरी में। ठीक है, और क्या होता है, एक्सर्ट एज ए फोर्स। ठीक है, नोन एज डायस्टोलिक। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं और फिर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, ये देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो है एक्सर्टेड होता है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, द ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर एक्सर्टेड रीमेन इन द आर्टरी व्हेन द वर्टिकल्स जो है वेंट्रिकल्स रिलैक्स एक्सर्टेड एज फोर्स नोन एज डायस्टोलिक। ठीक है, जब आर्टरी में जो है वेंट्रिकल जो होता है, वेंट्रिकल जब रिलैक्स होता है, उसके बाद से जो फोर्स ऑफ ब्लड जो बाहर आता है उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नोन एज पल्स प्रेशर। ठीक है, जब पल्स प्रेशर किसे कहते हैं, तो जब डिफरेंस होता है हमारे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच में, उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं पल्स प्रेशर। ठीक है, क्या कहते हैं, पल्स प्रेशर कहते हैं। क्लियर है सबको? फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, और नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 टू 80 mm ऑफ Hg जो है हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कब कहते हैं, तो हाइपरटेंशन जो है वो हम तब कहते हैं जब हमारा हाइपरटेंशन व्हेन द क्या होता है, जब हाइपरटेंशन क्या होता है हमारा, हाइपरटेंशन जब दो रीडिंग आती है हमारी, जो दो रीडिंग आ जाती है हमारी, और मान लो कि दो रीडिंग आ गई, हम दो बार ब्लड प्रेशर को चेक किए और दो से ज़्यादा रीडिंग में क्या होता है, मोर देन 120 mm ऑफ Hg अगर शो कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, और बॉक्स नंबर 10.3 में अगर जाके देखेंगे तो वहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है हाइपरटेंशन का। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है, लेस देन 120/80 mm ऑफ Hg हमारा क्या हो गया, नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो गया। क्लियर है सबको? फिर नेक्स्ट है हमारा क्या होगा, ये वाला कलर शायद आपको दिख नहीं रहा है, दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो डैश डैश स्टेज। ठीक है, डैश स्टेज में क्या होता है हमारा, डैश स्टेज में फर्स्ट जो होता है सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक। सिस्टोलिक कितना, 130, और 130 से 135/80 से लेके 89 तक होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, डैश डाइट। मतलब डाइट से उस टाइम हम कंट्रोल कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को, उसमें मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है। तो दैट विल द दिस इज द रेंज ऑफ डैश स्टेज। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, मेडिसिन। मेडिसिन में क्या होता है हमारा, मेडिसिन पिल स्टेज जो होता है सेकंड, मेडिसिन पिल स्टेज जो है वो सेकंड होता है। सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक, सिस्टोलिक कितना होगा, 140/90 आता है अगर, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेडिसिन उस टाइम लेते हैं। ठीक है,
क्या लेते हैं हम मेडिसिन लेते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर है कि और थोड़ा ज़ूम करना पड़ेगा। क्लियर है सबको? हाँ, तो क्या देख रहे थे हम लोग? ये सबको फिर क्या होता है हमारा इमरजेंसी हाइपरटेंसिव क्राइसिस कब कहते हैं? तो इमरजेंसी हाइपरटेंसिव क्राइसिस जब कब तब कहते हैं जब हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वन मोर देन 180 मतलब 180 से ज़्यादा होता है और मोर देन 180 हो जाता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है मोर देन 180 और बाई 120 से ज़्यादा हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी हाइपरटेंसिव क्राइसिस। क्लियर है सबको? फिर ये इसमें हम क्या करते हैं कि इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं, पेशेंट को क्या करते हैं इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं। आई होप आप लोगों को सबको क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और फिर जल्द से जल्द जो है मुझे सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरी भी एनर्जी बने रहे और ऐसे ही कंटेंट्स आपके पास आप लेकर के आऊँ। मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं आपका पूरा एनक्लेस का थियरी प्लस एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगी, तो मैं करवाऊंगी, ठीक है। उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि मैंने एक साल में ये सारे कलेक्ट किए हैं नोट्स, तो आपको इतना मतलब वो कम से कम दिनों में ट्राई कर रही हूँ छोटे से छोटे क्लास में ज़्यादा कंटेंट देने का। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्सिंग कंसिडरेशन, ठीक है। नर्सिंग कंसिडरेशन में क्या है फैक्टर अफेक्टिंग बीपी, ठीक है। कौन सा क्या क्या है जो बीपी को अफेक्ट करता है ये हम देखते हैं पहले। यहाँ पे हमारा क्या है फैक्टर अफेक्टिंग बीपी, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग बीपी में क्या होता है कि एज हमारा अफेक्ट करता है। एज में अगर हम देखें तो क्या होता है, अगर हम यहाँ देखें तो क्या होता है हमारा एज, ठीक है। क्लियर है सबको? दिख रहा है क्लियर? और किसी को नहीं दिख रहा है थोड़ा अपना जो है वो जूम कर लेना, ठीक है, अपना क्लास का, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग बीपी में देखेंगे अगर तो क्या होगा एज जो है हमारा वो बीपी जो है वो हमारा कितना हो जाएगा विद द एज। बीपी जो है एज के साथ क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी आर्टरी जो होती है एज के साथ जो है वो नैरो होने लगती है, मतलब पतली होने से उसकी जो मतलब आर्टरी की जो वॉल्यूम होती है वो कम होने लगती है, इलास्टिसिटी जो होती है वो कम होने लगती है। दैट्स व्हाई द क्या होता है फैक्टर ये एज बीपी के साथ जो है बढ़ते जाता है, ठीक है। स्ट्रेस में क्या होता है, स्ट्रेस में भी क्या होता है हमारा बीपी बढ़ जाता है, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एनाल्जेसिक ओपियोइड्स में क्या होता है हमारा बीपी डिक्रीज हो जाता है। और अगर देखें तो टाइम ऑफ द डे इन मॉर्निंग बीपी क्या होता है डिक्रीज होता है, और इवनिंग में क्या होता है मॉर्निंग में क्या होता है बीपी डिक्रीज होता है। क्योंकि अगर हम सो के उठते हैं, ठीक है, सो के उठते हैं तो क्या हमारे बहुत बॉडी रिलैक्स होता है तो उस टाइम बीपी डिक्रीज होता है। लेकिन बीपी इंक्रीज कब होता है इवनिंग में, क्योंकि हम सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं, किसी का दिन तो कभी कभी बहुत हैक्टिक जाता है तो वो ऑटोमेटिक क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, तो थोड़ा बढ़ा हुआ मिल जाएगा आपको। उसके बाद क्या होता है ओबेसिटी, अगर भी कोई पेशेंट जो है ओबीज है तो उसको भी क्या होता है हमारा ओबीज, वो भी हमारा क्या कॉज करता है और बीपी हाइपरटेंशन कॉज करता है। स्मोकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन और एक्सरसाइज, ये सारे जो कॉज है फैक्टर अफेक्टिंग जो है वो बीपी के हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है गाइडलाइन फॉर मेजरिंग द बीपी, ठीक है। गाइडलाइन जो है वो मेजर बीपी मेजर करने का वो हमारा कौन कौन सा है, तो पहला है हमारा डिटरमाइन द बेस्ट साइट फॉर असेसमेंट, ठीक है। पहले क्या करेंगे कि गाइडलाइन मेजर करने से पहले हम पहले साइट चेक करेंगे, पता करेंगे देखेंगे कि कौन कौन से साइट पे जो है हम असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या अवॉइड द अप्लाई कफ एट द साइट विथ, कौन से साइड में जो है पहले हम लोग कफ को अवॉइड करेंगे कि उस साइड में हमें नहीं बांधना। इससे भी क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं हमारे एग्जाम में। जैसे कि क्या हुआ कि जिस जिस पेशेंट के जिस भी हैंड में आईवी इन्फ्यूजन चल रहा है उसमें हम क्या करते हैं कि बीपी कफ को अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो क्या कर सकता है आर्टरी को जब हम कफ में इन्फ्लेट करते हैं एयर को तो क्या होता है हमारा वो हमारे बाजू को दबा देता है, फिर उसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो कैनुला है उसमें ब्लॉकेज वगैरह आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं आईवी फ्लूइड में क्या करते हैं अवॉइड करते हैं। और फिर क्या होता है आईवी एनास्टोमोसिस, ठीक है। आईवी एनास्टोमोसिस है उसमें भी नहीं करते हैं। अगर किसी हैंड में सेंट लगा हुआ उसमें भी नहीं करते हैं। फिस्टुला है उसमें भी नहीं करते हैं। ब्रेस्ट और एक्सिलरी सर्जरी हुआ है उस साइड में तब भी नहीं करते हैं, ठीक है। इंजरी हुआ है तब भी नहीं करते हैं। लेग में भी यूज, पैर कब यूज करते हैं बीपी के लिए बीपी मेजर करने के लिए, तो तब करते हैं इफ द ब्रैकियल आर्टरी इज एसेसरी सोर्स इज द कंडीशन, ठीक है। जब वैसे ब्रैकियल आर्टरी जो है
ब्रेकियल आर्टरी जो होता है एक्सेस हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि पैर में हम बीपी कप बांध करके मेजर करते हैं बीपी को, ठीक है। बीपी कप रैप अराउंड थाई एंड स्टेथोस्कोप प्लेस ओवर द पोप्लिटियर आर्टरी। पैर में कैसे चेक करते हैं कि बीपी कप को जो है वो थाई और में बांधते हैं, और स्टेथोस्कोप को जो है प्लेस करते हैं कहाँ पे, पोप्लिटियर आर्टरी जो है वहां पे। पोप्लिटियर आर्टरी कहाँ पे होता है, नी के नीचे होता है, ठीक है। नी के पीछे साइड में होता है, नी के नीचे मतलब पीछे साइड में होता है, ठीक है। वहाँ पे जो है हम क्या करते हैं कि आर्टरी को फिर पोप्लिटियल आर्टरी में स्टेथोस्कोप रखते हैं और वहाँ पे साउंड सुनते हैं, ठीक है। इफ द पेशेंट स्मोक एक्सरसाइज किया है तो फॉर वेट फॉर 30 मिनट, ठीक है। अगर पेशेंट जो है वो स्मोक और एक्सरसाइज किया है तो क्या करेंगे, उसको 30 मिनट का वेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या है, पोजीशन करेंगे। पोजीशन कौन सा देंगे पेशेंट को, पहले अगर हम बीपी चेक कर रहे हैं किसी पेशेंट का, तो कौन सा पोजीशन देंगे ये हमें ध्यान में रखना है। तो हम कौन सा पोजीशन देंगे पेशेंट को, हमेशा फर्स्ट लाइन यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट सिटिंग पोजीशन देंगे और रेस्ट हैंड ऑन चेयर, ठीक है। पैर हाथ जो है वो चेयर पे रेस्ट में रखेंगे। और सेकंड में क्या है, सेकंड में लाइनिंग पोजीशन देंगे, ठीक है। लाइन पोजीशन मतलब सोया हुआ पेशेंट है, ठीक है। साइड तो पोजीशन देंगे। और आज द पेशेंट डू नॉट स्पीक ड्यूरिंग लेजर। अब पेशेंट को कहेंगे कि बीपी चेक करने के दौरान जो है उसको बात नहीं करना है। क्लियर है सबको? आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो अगर क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, पार्टिसिपेट करें और फीडबैक देना क्लास का बिल्कुल भी ना भूलें। नोट्स आपको कैसा लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द सपोर्ट करिए ताकि मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाए। मैंने बहुत मेहनत की है ये नोट्स को बनाने में, आई होप। और जैसे कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं, इंश्योर करेंगे कफ फुल्ली डिफ्लेटेड व्हेन द इवनली रैप एंड अराउंड द एक्सट्रीमिटी, ठीक है। कि पेशेंट को जब इंश्योर करेंगे कफ जो है फुल्ली डिफ्लेट हो जाता है, मतलब डिफ्लेट हो जाएगा, इवन रैप जब हम पेशेंट को पीपी कफ बांधते हैं तो वो जो देखना चाहिए कि उसमें एयर तो नहीं है ना, ताकि वो अच्छे से डिफ्लेट हो, तब उसको बांधते हैं एक्सट्रीमिटी में, ठीक है। फिर हम डॉक्यूमेंट्स में क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स में क्या करते हैं, एट द कॉर्क ऑफ साउंड सुनते हैं, ठीक है। कॉर्क ऑफ साउंड कब सुनाई देता है, सिस्टोलिक बीपी में। जब हमारा सिस्टोलिक बीपी का पता चलता है उस टाइम एक बीट सुनाई देता है। जब आप देखना कि वहाँ पे एयर ऐसे छोड़ोगे, पूरा फुल कर देते हैं 120 180 के पास, उसके बाद से उसको जैसे हम थोड़ा थोड़ा एयर निकालते हैं, रिलीज करते हैं, तो एक लेवल आता है 120 130 140 ऐसे 130 25 ऐसे रेंज पे एक आवाज सुनाई देती है, ठीक है। फील होता है, हमें आवाज जिससे तो उसको सुनाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्क कैरफ्ट कॉफ साइन, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक बीपी कहते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिफ्थ कॉर्कफ साउंड जो होता है वो डायस्टोलिक बीपी होता है, ठीक है। जब लास्ट में हमारा सुनाई देता है फिफ्थ कॉर्कफ साउंड, उसे हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक बीपी कहते हैं। फिर नोट में अगर डाल के लिख लीजिएगा कि सेलेक्ट अप्रोप्रिएट, क्या होता है कि सेलेक्ट करेंगे एप्रोप्रिएट साइज ऑफ कप, ठीक है। अप्रोप्रिएट जो भी हम बीपी कप चेक करते हैं तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि सेलेक्ट करते हैं एप्रोप्रिएट साइज ऑफ कप को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। एप्रोप्रिएट साइड ऑफ कप को सेलेक्ट करते हैं, और क्या करते हैं हम, ताकि अगर मान लो कि पेशेंट का बीपी कप जो है वो अगर लूज है, ठीक है, वो अगर लूज है तो हम क्या करेंगे, वो अगर लूज है हमारा, तो अगर किसी पेशेंट का बीपी कप छोटा है या फिर अगर लूज है तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम जो है वो हमारा फाल्स फाल्स हाई हाई रीडिंग आएगा, ठीक है। क्या आएगा, हाई रीडिंग आएगा। और अगर पेशेंट का जो है लार्ज है और टाइट कप अगर हम यूज करते थे, बड़ा कप है उसके साइज के हिसाब से और टाइट है, तो उस टाइम क्या होगा, फाल्स लो कफ आएगा, ठीक है। हमेशा लो रखना, टाइट होगा तो लो होगा, और क्या होगा, बड़ा होगा तो भी लो होगा, स्मॉल होगा और लूज होगा तो क्या होगा, फॉल्स हाई रीडिंग आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वाइटल साइन है वो हमारा पल्स ऑक्सीमीटर। क्या है हमारा पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर में क्या होता है कि नॉन इन्वेसिव मेथड होता है। क्या होता है हमारा, नॉन इन्वेसिव मेथड होता है दैट रजिस्टर SpO2 ऑफ द क्लाइंट्स एचबी, ठीक है। हीमोग्लोबिन में जो है SpO2 कितना है, सिचुएशन का लेवल क्या है, वो हम मेजर करते हैं इससे। नॉर्मल SpO2 जो है 95% से 100% होता है इफ द अलर्ट फॉर हाइपोक्सीमिया, ठीक है। अगर इतना नहीं होता है, इससे कम होता है तो हम क्या करेंगे, हाइपोक्सीमिया के लिए मतलब क्या होता है हमारा, ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है वो हमारा बताता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्सिंग कंसिडरेशन, ठीक है।
नर्सिंग कंसिडरेशन में क्या होता है हमारा, नर्सिंग कंसिडरेशन में देखें तो साइट कौन-कौन सा होता है, तो कौन कहाँ-कहाँ चेक करते हैं हम पहले तो फिंगर टिप में, मतलब ये जो फिंगर टिप है आप उसमें देखते हो, एयर लोब में देख सकते हो, सम फैक्टर अफेक्ट करता है ऑक्सीमीटर रीडिंग को, कौन-कौन सा फैक्टर जो है वो ऑक्सीमीटर रीडिंग जो है उसको अफेक्ट कर सकता है। तो हमारा क्या होगा, मान लो कि नेल पॉलिश लेडीज़ लोग नेल पॉलिश लगाती है तो फिंगर नेल पॉलिश जो है वो अफेक्ट करता है, हाइपोटेंशन बीपी डिक्रीज़ होता है तो भी अफेक्ट करता है, एनीमिया जो है एनीमिया, पेरिफेरल वेस्कुलर, ये सारे डिजीज़ जो है अफ़ेक्ट करते हैं एसपीओ2 को, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्या है वाइटल साइन, नेक्स्ट हमारा वाइटल साइन है और ये लास्ट वाइटल साइन है। इसके बाद आज क्लास में हम लोग ये लास्ट वाला पढ़ के खत्म करेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे लैबोरेटरी वैल्यू, ठीक है? एक दिन में कोशिश करेंगे कि उसको खत्म कर देंगे। उसके बाद से उसके अगले दिन जो है हम लोग उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या है हमारा 7th जो है पेन हो गया, पेन जो है वाइटल साइन में हमारा सब्जेक्टिव सॉरी 6 नंबर का सब्जेक्टिव फीलिंग है, तो सब्जेक्टिव फीलिंग है, क्या है पेन जो है सब्जेक्टिव फीलिंग है वो पेशेंट ही बता सकते हैं, हम मतलब नहीं असेस कर सकते पेशेंट को पेन हो रहा है कि नहीं, हाँ कितना पेन हो रहा है वो असेसमेंट कर सकते हैं, बट कैसा पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, पेशेंट फील कर रहा है, ये क्या हमारा सब्जेक्टिव फीलिंग है। टाइप ऑफ पेन कैसा होता है, एक अकॉर्डिंग टू ट्रांसिएंट पेन, ठीक है, क्रॉनिक परसिस्टेंट लॉन्ग पेन, एक्यूट ट्रांसिएंट पेन हो रहा है, क्रॉनिक परसिस्टेंट और लॉन्ग पेन होता है, या फिर कैंसर पेन और आइडियोपैथिक पेन होता है, ठीक है। उसके बाद से हमारा क्या होता है, ये हमारा 3 टाइप का पेन होता है, एक्यूट ट्रांसिएंट पेन, क्रॉनिक या एक्यूट क्रॉनिक ट्रांसिएंट पेन होता है, या फिर प्रेसिएंट लॉन्ग टर्म पेन होता है, कैंसर पेन पेन होता है, आइडियोपैथिक पेन होता है, ठीक है, याद रखना हमेशा। असेसमेंट में क्या होता है कि पेशेंट से पूछते हैं आर द क्लाइंट्स लोकेशन इंटेंसिटी, कहाँ पे पेन हो रहा है और किस इंटेंसिटी, कितना तेज हो रहा है, ये पूछते हैं पेशेंट को। इफ द क्लाइंट कैन नॉट एक्सप्रेस फीलिंग, अगर क्लाइंट जो है वो अपने फीलिंग नहीं बता पाता, देन ऑब्जर्व नॉन वर्बल पेन, तब क्या करते हैं हम नॉन वर्बल पेन जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। इंडिकेटर ऑफ पेन जो है एग्जांपल क्राइंग, इरिटेबिलिटी, ठीक है, कैसे पता चलेगा पेशेंट जो है वो पेन में है, तो पेशेंट बहुत रो रहा है या इरिटेट हो रहा है या रेस्टलेस फील कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, उसको डायग्नोसिस हो रहा है, तो पता चलता है हमारा इंडिकेटर है पेन का। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक नोट डाल के देख लेना है कि न्यूमेरिकल, विजुअल, एनालॉग स्केल, रॉन्ग वेकर, फेशियल स्केल, रेटिंग स्केल, ये सारे जो है हमारा पेन असेसमेंट में काम आता है स्केल है। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि फेशियल एक्सप्रेशंस के हिसाब से, तो इसे हमारा क्या नो हर्ट, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा स्माइल कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा स्माइल कर रहा है, मतलब ये बस ज़बरदस्ती वाला, लिटिल हार्ट बीट हो रहा है, ठीक थोड़ा सा हर्ट हो रहा है उसको। फोर्थ में क्या है, एकदम सैड सा मुँह बना के बैठा है, तो लिटिल मोर पेन फील कर रहा है। फिर हमारा क्या है हार्ट मोर, मतलब 6 नंबर देंगे, 0, 2, 4, 6, 8, 10 रेटिंग याद रखना। ऐसा मुँह लटकाया हुआ है तो ज़्यादा हर्ट है। और फिर हॉट होल रॉड, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम सड़ियल सा मुँह बनाया कि अब रो देगा, तो उसको 8 देंगे। फिर 10 में क्या होता है कि हार्ट बर्स्ट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रोने लगता है पेशेंट पेन से, तो उसे हम 10 नंबर देते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा कन्वेंशनल कन्वेंशनल नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन, ठीक है। क्या होता है हमारा कन्वेंशनल नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा कि क्यूटेनियस क्यूटेनियस स्टिमुलेशन होगा, ठीक है। क्या होगा हमारा क्यूटेनियस स्टिमुलेशन होगा। यहाँ पे क्या होता है हमारा क्यूटेनियस स्टिमुलेशन होता है। फिर क्या होता है नेक्स्ट हमारा ट्रांसिएंट, फिर मतलब ट्रांसिएंट स्टिमुलेशन होता है, ठीक है। क्या होता है हमारा ट्रांसिएंट स्टिमुलेशन, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन होता है, हार्ट हीट और कोल्ड होता है, ठीक है। और नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या देते हैं, क्यूटेनियस स्टिमुलेशन देते हैं, टेंस थेरेपी देते हैं, जो फिजियोथेरेपी में आप लोग ड्यूटी किए होंगे तो जानते होंगे, फिजियोथेरेपी में टेंस थेरेपी दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है हमारा हॉट हीट और कोल्ड एप्लीकेशन देते हैं, उससे भी क्या होता है हमारा पेन रिलीफ होता है। फिर फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में देखें तो क्या कर सकते हैं हम, तो नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक देते हैं और ओपियोइड एनाल्जेसिक देते हैं, ठीक है। नॉन ओपियोइड में क्या हो गया हमारा कि एनएसआईडी देंगे और जैसे कि और एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड देंगे, जिसका एग्जांपल क्या है एस्पिरिन। साइड इफेक्ट क्या होता है मोस्ट कॉमन, तो ब्लीडिंग होगा, जीआई ट्रैक में गैस्ट्रिक अल्सर कर सकता है और ब्लीडिंग कर सकता है। एसिटामिनोफेन भी देते हैं, जिसे हम पीसीएम कहते हैं, हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओपियोइड एनाल्जेसिक में क्या देंगे, तो मॉर्फिन देंगे, ट्रामाडोल देंगे, कोडेन देंगे, पिरिडीन देंगे। और साइड इफेक्ट्स क्या होता है कि सप्रेस करता है रेस्पिरेशन को और कफ को इंक्रीज करता है, रीनल
और लिवर टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करता है और फिजिकल डिपेंडेंसी को भी इंक्रीज करता है। फिर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होगा हमारा, चेक करेंगे रेस्पिरेशन रेट जब भी हम नॉन ओपियोइड ओपियोइड एनाल्जेसिक देंगे तो, और ब्रीथ और नॉर्मल हमारा रेस्पिरेशन रेट 12 से ज़्यादा होना चाहिए हमारा। मॉनिटर करेंगे सेंसिटिविटी पल्स और बीपी, मॉनिटर करेंगे लैक ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ पेशेंट हैव एन एंटागोनिस्ट। अगर मान लो कि किसी पेशेंट को जो है वो क्या हो गया कि टॉक्सिसिटी हो गया, तो क्या देंगे, हमारे पास होना चाहिए एंटागोनिस्ट होना चाहिए किसका, इस ओपिएट का, तो हमारा क्या होगा, नालैक्सोन। ठीक है, नालैक्सोन देते हैं और पेशेंट को रिससिटेशन इक्विपमेंट जो है वो हमारे साइड में, पेशेंट साइड में जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। क्लियर है सबको? ये हमारा हो गया यहाँ तक आज का क्लास खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी रेफरेंस इंटरवल्स। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, बस ज़्यादा नहीं है। वैल्यू वगैरह है, वो सारे रिपोर्ट्स के वैल्यू दिए हुए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें नॉर्मल वैल्यू नहीं पता होता है तो पेशेंट का सिनारियो दे देता है, तो फिर हमें पता ही नहीं चलता कि क्या गलत है क्या सही है, कितना नॉर्मल रेंज है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो आई होप आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगती हो। अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें और बने रहे हमारे साथ, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे। And thank you for watching.